बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग लैब व्यू की वर्कशॉप आज देखते हैं कि मैं आपको ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ जो मैंने लैब व्यू की वर्कशॉप कराई थी। और लेट मी स्टार्ट विद इट। ओके, हैंड्स ऑन लैब व्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैब व्यू basically stands for laboratory virtual instrument engineering workbench. ओके, ये एक बहुत ही पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एनालिसिस सॉफ्टवेयर है जो कि तकरीबन 25 to 30 इयर्स पहले एक ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स जो कि यूएस नेवी के लिए काम कर रही थी फॉर सोनर एप्लीकेशंस, उन्होंने उनको अपने टेस्ट इक्विपमेंट्स को पीसी से इंटरफेस करने की ज़रूरत पड़ी थी। तो उन्होंने उनके जो हेड थे उन्होंने एक अ, बस बना बस बनाने की एडवाइस पेश की, जिसके लिए इन लोगों को एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ा। उस सॉफ्टवेयर का नाम इन लोगों ने LabVIEW रखा और लेटर ऑन यही ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स ने अपनी एक कंपनी लॉन्च की नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से, जो कि आज भी है। अच्छा, LabVIEW जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, लेकिन इट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे सी या VB होती है उससे थोड़ी डिफरेंट है। ये जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है, यानी कि ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें हम लोग एक तरीके से ग्राफिकल प्रोग्राम कर रहे होते हैं। इट लुक्स लाइक एन स्कीमेटिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसमें जो कंपोनेंट्स और टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं वो इंजीनियर और साइंटिस्ट के लिए फेमिलियर हैं। यानी कि अगर फर्ज करने मैंने कोई टू इनपुट एंड फंक्शन परफॉर्म करना है तो मुझे उसके लिए एक टेक्स्ट टाइप नहीं करना पड़ेगा। उसमें कंपोनेंट बने बनाए मौजूद हैं कि मैं उसको लगाऊंगा, मुझे देख के पता चल जाएगा। बाय विजुअल इंस्ट्रक्शन आई कैन जज हाउ इट विल वर्क, यानी कि व्हाट फंक्शन इट परफॉर्म। ओके, ठीक है। अच्छा, इस वर्कशॉप के कुछ गोल डिसाइड किए गए थे, वो ये थे कि हम लोग कंपोनेंट्स देखें वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट के। अच्छा, LabVIEW का जो प्रोग्राम है वो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ये बेसिकली एक वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन है जो कि हम एक इंस्ट्रूमेंट ही डेवलप कर रहे हैं जो कि फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन हमने उसका एक ना इंटरेक्टिव स्क्रीन जो है हमने वर्चुअली डेवलप किया है। वो आगे चल के हम देखेंगे, जब हम देखेंगे प्रोग्रामिंग किस तरह करते हैं तो पता चलेगा। ओके, LabVIEW की कॉमन LabVIEW फंक्शंस। LabVIEW को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं हम लोग, क्या चीज़ है LabVIEW, और LabVIEW फंक्शंस हम देखेंगे कि क्या होते हैं। अच्छा, इसमें एक लॉजिक डेवलप करके देखेंगे छोटी सी कि किस तरह लॉजिक डेवलप होती है। और पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट से कम्युनिकेशन किस तरह हो सकती है। मतलब अगर मैं अपने ओके, अच्छा हम देखेंगे कि पैरेलल और सीरियल पोर्ट से किस तरह कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम लोग, यानी कि एक्सटर्नल पेरिफेरल्स हमारे पास मौजूद हैं और हम उनका डेटा या उनकी कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उनसे थ्रू पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट्स। ठीक है। अच्छा, इसमें एक फीचर और है टेक्स्ट प्रोग्रामिंग का कि अभी हम लोग इसको देखेंगे जब आगे हो जाके कि हाँ, हम लोग कहीं कहीं ऐसा होगा कि हमें काफ़ी मुश्किल होगी ग्राफिकल प्रोग्रामिंग करने में, कुछ लॉजिक्स बिल्डअप करने के लिए। तो उसमें हम लोग टेक्स्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग मैटलैब की स्क्रिप्ट्स LabVIEW में इंपोर्ट करा सकते हैं कि मतलब मैंने एक कोड लिखा हुआ है LabVIEW पे ऑलरेडी, मैं मैटलैब पे ऑलरेडी, और मैं वही लॉजिक बिल्ड करना चाह रहा हूँ अपने LabVIEW पे। तो इस बेहतर ये है कि मैं मैटलैब का वही कोड LabVIEW पे इंपोर्ट करा लूँ, या फिर मैं अपना पूरी लॉजिक दोबारा से डेवलप करूँ। तो इसका आसान सा सोल्यूशन ये है कि हम लोग मैटलैब की स्क्रिप्ट्स भी इंपोर्ट करा सकते हैं, उनको रन करके भी देख सकते हैं। अच्छा, LabVIEW एप्लीकेशंस में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो है डेटा एक्विजिशन विद नेशनल इंस्ट्रूमेंट डेटा एक्विजिशन कार्ड्स। तो हम लोग ये देखेंगे कि डेटा एक्विजिशन कार्ड से किस तरह डेटा एक्विजिशन हो सकती है। चूँकि ये मैं वर्चुअली रिकॉर्ड कर रहा हूँ वर्कशॉप, तो इस वक्त तो मैं नहीं दिखा सकता इसमें, इस रिकॉर्डिंग में तो हम लोग नहीं देख सकते कि किस तरह रिकॉर्डिंग होगी ऑब्वियसली। तो इसको ओमिट कर रहा हूँ मैं, ऑल्दो मैं इसको वर्कशॉप में कंप्लीट कर चुका हूँ। ओके सर। हाँ। अच्छा, हम हर LabVIEW फंक्शन को और बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग को डिस्कस नहीं करेंगे इसके अंदर।
ओके नाउ सेशन 1 में हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हैं LabVIEW टर्मिनोलॉजीज, कंपोनेंट्स ऑफ LabVIEW एप्लीकेशन। एक सिंपल एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। हम लोग देखेंगे वाइल लूप्स एंड वेवफॉर्म चार्ट्स किस तरह वर्क करते हैं। फॉर लूप्स एंड केस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। एंड सीक्वेंस प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग किस तरह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स के थ्रू, ये हम देखेंगे। और टेक्स्ट प्रोग्रामिंग अप्लाई करके देखेंगे। ऑलराइट, LabVIEW टर्मिनोलॉजीज। वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट मैंने ये बताया अभी आपको कि LabVIEW जो है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट, LabVIEW के प्रोग्राम वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं और .vi की एक्सटेंशन से सेव होते हैं ये। मैं खोल के दिखाता हूँ LabVIEW उस वक्त आपको। नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स LabVIEW। ओके, अच्छा इसके अंदर दो विंडोज हैं हमारे पास। फ्रंट पैनल विंडो जो है वो इंटरेक्टिव यूज़र इंटरफेस है, यानी कि जो हमारा यूज़र है, जो ऑपरेटर है, जो प्रोग्राम से इंटरेक्ट करेगा, वो हमारा फ्रंट पैनल कहलाता है। और ब्लॉक डायग्राम जो है हमारा सोर्स कोड है, जहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। ऑलराइट, तो हम ये देखेंगे कि इसमें मैंने LabVIEW खोला है, ब्लैंक वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट में खोल रहा हूँ इसमें। और देखें इसमें दो विंडोज़ हैं, एक फ्रंट पैनल है और एक ब्लॉक डायग्राम है जो बैक साइड पे है। यहाँ पे पूरा कोड डेवलप होगा। हम लोग जो जो भी लॉजिक डेवलप करना चाहें वो यहाँ पे आता है। और इसका फ्रंट पैनल जो है वो ये है, यानी कि मैं इंटरेक्ट करना चाह रहा हूँ अपने प्रोग्राम से। फ्रंट पैनल पे मैं इनपुट दे सकता हूँ, आउटपुट शो हो सकते हैं, इसी पे वेव फॉर्म चार्ट्स आ जाते हैं। और बाकी दूसरी चीज़ें जो हैं लाइक एलईडी में ग्लो करा सकता हूँ, मुझे सब कुछ शो होता रहेगा यहाँ पे। मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, लेफ्ट एंड राइट। ओके, ठीक है। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने फ्रंट पैनल दिखाया है। ये एक टैंक सिमुलेशन का कोड है। मतलब टैंक सिमुलेशन, इसमें कोई वाटर लेवल टैंक की सिमुलेशन की गई है इसमें। मुझे नहीं मालूम है किस चीज़ का कोड है, क्या किस तरह काम कर रहा है ये। इसकी अपनी एग्जांपल्स में था, तो मैंने सिर्फ ये शो करने के लिए दिखाया कि फ्रंट पैनल किस तरह के होते हैं। यहाँ पे आप देखें कि डिफरेंट चार्ट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, वेवफॉर्म चार्ट्स। हम लोग इसको रन करके देख सकते हैं। बहरहाल अभी तो नहीं, इसकी जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है वो ये है, इसकी ब्लॉक डायग्राम। आप इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम जो है, इसमें प्रोग्रामिंग हमें दिख रही है किस तरह ग्राफिकल प्रोग्रामिंग है। कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उनकी वायरिंग हुई हुई है। और इट लुक्स लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट स्कीमेटिक। ओके, ठीक है, ये है वो फ्रंट पैनल जिसको मैंने इनलार्ज करके दिखाया है। अच्छा, हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रंट पैनल टूल बार को। फ्रंट पैनल टूल बार क्या चीज़ है, किस तरह काम करती है। ठीक है, इसमें रन का बटन है, रन कंटिन्यूसली है। बोर्ड एग्जीक्यूशन, मैंने कोई कोड लिखा है, मैं कोई भी कोड लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक लॉजिक डेवलप कर रहा हूँ जो कि मुझसे इनपुट ले, यानी यूज़र से इनपुट ले और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, एग्जांपल के तौर पे 2 से मल्टीप्लाई करके उसका आउटपुट शो करे। मैं इस प्रोग्राम को रन करना चाहता हूँ। मैं इस बटन के थ्रू इस प्रोग्राम को रन कर सकता हूँ। देखिए, मैं फ्रंट पैनल खोल रहा हूँ, ये है फ्रंट पैनल टूल बार। मैं इस प्रोग्राम के थ्रू इस प्रोग्राम को रन कर सकता हूँ, रन के बटन के थ्रू। और ये रन कंटिन्यूसली का जो बटन है, ये क्या काम करता है। देखिए, अगर हमारे कोड में वाइल लूप नहीं लगा हुआ है, वाइल लूप इन द सेंस के मेरे पास, मैंने अपने कोड में, वाइल लूप होता किस लिए बेसिकली, कि वाइल लूप हमारा प्रोग्राम कंटिन्यूस रन करता रहे जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। तो अगर मेरे पास वाइल लूप नहीं लगा हुआ है और मैं ये रन के बटन से अपनी एग्जीक्यूशन करता हूँ प्रोग्राम की, तो सिर्फ एक दफ़ा रन होगा और स्टॉप हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना, जबकि मेरे कोड में कोई वाइल लूप भी नहीं है। तो मैं रन कंटिन्यूस के बटन से ही काम कर सकता हूँ। अच्छा, रन कंटिन्यूस का बटन अगर मैंने कर दिया है प्रोग्राम में, तो मैं अपने प्रोग्राम को स्टॉप करना चाह रहा हूँ, तो वो किस तरह स्टॉप होगा। ये अबॉर्ट एग्जीक्यूशन का बटन है, उससे हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अब इसके कंपैरेटिवली अगर हम सी लैंग्वेज से इसको कंपेयर करें, तो सी लैंग्वेज में ऐसा मुश्किल काम है कि अगर एक फर्ज कर लें इनफाइनाइट लूप भी चल गया है, तो इनफाइनाइट लूप से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल अबॉर्ट एग्जीक्यूशन के बटन से अपने प्रोग्राम को होल्ड कर सकते हैं। पॉज, यानी कि हमने एक प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है, हमने इसमें बीच में ही पॉज कर दिया है इसको। और
लेटर ऑन दोबारा से इसको रन किया जा सकता है। 13 एप्लीकेशन फॉन्ट्स, ये मुझे ये बता रहा है कि मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ, अपने फ्रंट पैनल पे कोई भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ, मैं इसका एप्लीकेशन फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। यानी मेरे पास ये सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं, एरियल, अरेबिक, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। साइज़ मैं इनका चेंज कर सकता हूँ अप टू 36। एंड स्टाइल में इनका प्लेन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, आउटलाइन, स्ट्राइक आउट, सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज किया जा सकता है, वो यहाँ से होगा। और राइट, अच्छा ये वाला जो मेरे पास अलाइनिंग ऑब्जेक्ट्स का बटन है, अलाइन ऑब्जेक्ट्स क्या करता है, फर्स्ट करने मैंने कोई दो ऑब्जेक्ट्स प्लेस किए, ये इनकी अलाइनमेंट करेगा। मतलब मैंने, लेट से मैंने यहाँ से मैंने राइट क्लिक किया, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ये प्लेस किया और दूसरा ऑब्जेक्ट इधर प्लेस किया, मैं इनको चाह रहा हूँ अलाइन करना, यानी इनकी लेफ्ट एजेस अलाइंड हो जाएं। तो मैं इस अलाइन के ऑप्शन पे जाऊँगा और मैं इनकी लेफ्ट एजेस को अलाइन कर दिया। तो इस तरह मैं अपनी ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकता हूँ। अभी हम ये देखेंगे ये काम मैंने किया क्या है। वेल पहले ये टूल बार डिस्कस कर लें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट्स, इन ऑब्जेक्ट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि इवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी फर्स्ट कर लें मेरे पास चार ऐसे ही फंक्शंस मौजूद हैं जो कि मैं जिनके थ्रू इनपुट दे सकता हूँ। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इवन की हुई है, यानी कि इनके आपस का जो गैप है वो इवनली डिवाइडेड है, या जो मैं रखना चाहूँ वो रख सकता हूँ। ये रिसाइज ऑब्जेक्ट्स है, मैं इसके थ्रू अपने ऑब्जेक्ट को रिसाइज कर सकता हूँ, छोटा बड़ा जो भी करना है मुझे। और राइट, और ये रीऑर्डरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। रीऑर्डरिंग ये काम करती है कि मैंने फर्स्ट कर लिया मेरे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं फ्रंट पैनल पे, मैं इनकी रीऑर्डरिंग कर सकता हूँ, इनका एक ग्रुप बना दूँ। ग्रुप बनाने का फ़ायदा मुझे ये होगा कि अब मैं किसी एक को पकड़ूंगा तो दोनों हिलेंगे। ठीक है, मैं इनको लॉक कर सकता हूँ, लॉक करने का मतलब मैं कुछ भी कर लूँ ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। ये फंक्शन उस वक्त काम करता है जब मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हों और कुछ भी छेड़म छाड़ी से है ना सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टर्ब हो रहे हों। अभी आगे चल के हम देखेंगे कि इन इन फंक्शंस का काम क्या है। ऑलराइट, ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया फ्रंट पैनल टूल बार। उसको आगे चलते हैं। ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम हम, ये उसका सोर्स कोड है, जो उस प्रोग्राम का कोड है जो हम रन कर रहे थे। ठीक है, अच्छा इसकी टूल बार देखते हैं हम लोग। इसमें ऑलमोस्ट सेम ऑप्शंस हैं, यहाँ तक तो सेम ही है। ये जो चार जो ये बटन नज़र आ रहे हैं ये डिबगिंग टूल्स कहलाते हैं। डिबगिंग टूल्स मतलब एग्जीक्यूशन हाईलाइटिंग बटन। ये मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में, ये बटन। ठीक है, ये काम ये करता है, देखें अगर मैंने अपना एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, और मैं उसको रन करता हूँ, मैंने उसको वाइल लूप लगाया हुआ है, तो मैं जस्ट रन का बटन प्रेस करूंगा और टेंस ऑफ थाउजेंड टाइम्स वो रन हो जाएगा प्रोग्राम। इतनी फास्ट एग्जीक्यूशन हो रही होती है लाइब्रेरियों में प्रोग्राम की। तो इस फास्ट एग्जीक्यूशन में हम लोग अपने प्रोग्राम को डिबग नहीं कर सकते। मतलब मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जो कि मेरा डिज़ायर्ड आउटपुट मुझे नहीं दे रहा, मैं उसको डिबग करना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो मैं उसको डिबग नहीं कर सकता इतनी फास्ट एग्जीक्यूशन में। तो ये एग्जीक्यूशन हाईलाइटिंग का जो बटन है, अगर मैं अपने कोड को रन करने से पहले ये बटन प्रेस कर दूं तो मेरी जो एग्जीक्यूशन होगी वो बिल्कुल मुझे डेटा फ्लो होते हुए दिखेगा वायर्स के थ्रू। जो हमने अभी ये जो देखी है हमने ब्लॉक डायग्राम, इसमें से बिल्कुल डेटा फ्लो होते हुए दिखेगा वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप यहाँ से। तो इस तरह मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मैं इस वायर से एट अ टाइम, यानी इस वक्त मेरे पास क्या डेटा फ्लो कर रहा है। ओके, अच्छा सही है। अच्छा, उस आगे का बटन देखते हैं, इसके आगे क्या चीज़ है। रिटेन वायर वैल्यूज। रिटेन वायर क्या करता है कि हमने अपनी वायर्ड जो भी हमारा कोड था, हमारे वायर के अंदर से जो वैल्यूज गुजर रही हैं उनको रिटेन करता है। ठीक है, मैं इसका काम ये कर सकता हूँ रिटेन वायर वैल्यूज से कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मैं मेरी वायर से क्या चीज़ गुजर रही है, अभी क्या डेटा गुजर रहा है। तो मैं रिटेन वायर वैल्यूज के बटन को क्लिक करके मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं क्लिक करूंगा उस पर एक प्रोब का निशान बना हुआ आ जाता है और इससे मुझे ये दिख रहा होता है कि मल्टीमीटर, लाइक मल्टीमीटर खुला हुआ है। जिस तरह मल्टीमीटर हमें डेटा शो करता है, हमने मल्टीमीटर एक लगाया और हमने दो टेस्ट पॉइंट्स के दरमियान अपनी प्रोब्स इंसर्ट कर दी मल्टीमीटर की, तो वो हमें
हमारा टेस्ट डेटा बता रहा होता है कि हमारे इन वायर्स के दरमियान से क्या डेटा फ्लो कर रहा है। इसी तरह बिल्कुल यहाँ पे ये काम होता है। आगे चल के देखेंगे हम इसको जब प्रोग्राम बनाएंगे। अच्छा, ये 3 बटन जो है, स्टेप इनटू बटन, स्टेप ओवर बटन, स्टेप आउट बटन, ये किस तरह काम करते हैं? इस तरह काम करते हैं कि इसमें डेटा हमें फ्लो होते हुए नहीं देखता वायर से। अगर मैं स्टेप एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ तो मेरे जो कंपोनेंट्स हैं, लाइक मेरे पास एक एंड गेट है, एक और गेट है, उसके बाद एक नॉर गेट है, तो ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होंगे। ओके, स्टेप इनटू का बटन जो है ये करता है। अगर मैं स्टेप ओवर बटन, अच्छा, स्टेप ओवर बटन को क्लियर करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग LabVIEW के प्रोग्राम के अंदर, अच्छा, एक एक चीज़ ये बात करते हैं। फर्स्ट करने मैंने एक प्रोग्राम बनाया जो कि यूज़र से 4 इनपुट ले और इन चारों को मल्टीप्लाई करके एक आउटपुट दे और एक आउटपुट उसको ऐड करके दे, इन चारों को ऐड करके दे। ठीक है, ये लॉजिक मैंने बनाई, अपने पास सेव कर ली। अब मैं कोई दूसरा कोड बना रहा हूँ, उस कोड का एक पोर्शन ऐसा है जिसमें मुझे 4 इनपुट लेने हैं और उसका आउटपुट मल्टीप्लाई करके भी दिखाना है और या लेट से ऐड करके भी दिखाना है। ठीक है, तो मैं या तो वो लॉजिक पूरी डेवलप करूँ दोबारा से, या मैं एक काम ये कर लूँ, जो मैं पहले एक कोड बना चुका हूँ, जो मैंने सेव कर दिया है अपनी हार्ड डिस्क में, उसी को कॉल कर लूँ यहाँ पे। तो इससे मेरा काम बचेगा और मेरा टाइम टाइम बचेगा, इससे मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर मैं LabVIEW प्रोग्राम के अंदर कोई पहले से बना हुआ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। लेकिन LabVIEW का प्रोग्राम जो है वो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर एक और वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट मैंने कॉल कर लिया है, तो वो जो कॉल किया गया है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट वो सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ऑलराइट, ओके। अगर मैंने फर्स्ट करने मेरे कोड के अंदर एक सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट मौजूद है और मैं स्टेप एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ, तो फर्स्ट करने पहले मेरे पास एक एंड गेट था। लेट्स से मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ओके, ठीक है। फर्स्ट कर लें, ये मेरा ब्लॉक है, ये एंड गेट है, ये और गेट है, और लिख देते हैं इसके ऊपर एंड। ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और है, और ये जो है ये एक सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब मैं स्टेप एग्जीक्यूशन कर रहा था, सबसे पहले ये स्टेप एग्जीक्यूट हुआ एंड, इसके बाद फिर मैंने स्टेप इनटू का बटन प्रेस किया तो वो और पे आ गया, यानी एक स्टेप आगे चला गया। ठीक है, अब फिर मैंने स्टेप इनटू का बटन प्रेस कर रहा हूँ इस वक्त मैं, स्टेप इनटू का बटन, फिर मैंने स्टेप इनटू का बटन प्रेस किया तो सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट पे आ गया। अच्छा, ये सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट इसकी पहले से एक कोडिंग थी। अब होगा क्या यहाँ पे, जब मैं स्टेप इनटू का बटन प्रेस करूंगा तो होगा ये कि ये इस वाले वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट की, जो सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट ये है, इसकी ब्लॉक डायग्राम खोल लेगा। इसकी ब्लॉक डायग्राम खोलने के बाद उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेगा। जब वो पूरा कोड खत्म हो जाएगा तो ब्लॉक डायग्राम ऑटोमेटिकली क्लोज होगी और उसके बाद आगे का कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे था एक नॉट गेट लगाया है मैंने। ठीक है, तो यह है स्टेप इनटू की एग्जीक्यूशन इस तरह होती है। अगर मैं यहाँ पे स्टेप ओवर एग्जीक्यूशन कर रहा होता तो पहले ये एग्जीक्यूट होता, फिर ये एग्जीक्यूट होता, फिर मैं स्टेप ओवर का बटन प्रेस करता तो ये सिर्फ एग्जीक्यूट हो जाता, इसकी ब्लॉक डायग्राम के अंदर कंट्रोल नहीं जाता। मतलब इसकी ब्लॉक डायग्राम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होती, सिर्फ ये ऊपर ही ऊपर एग्जीक्यूट हो जाता, जैसे ये एंड और हुए हैं, उसके बाद आगे पहुंच जाता नॉट पे। तो ये स्टेप ओवर काम इस तरह करता है। स्टेप आउट बटन क्या है, स्टेप एग्जीक्यूशन से बाहर आ गए हैं। ओके, ब्लॉक डायग्राम टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनल्स, नोड्स एंड वायर्स। टर्मिनल्स क्या होते हैं? टर्मिनल्स बेसिकली क्या है, टर्मिनल जो है वो आर सिंपली द डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन ब्लॉक डायग्राम एंड फ्रंट पैनल। यानी कि मैं इन दोनों को डिलीट करता हूँ। एक मैंने न्यूमेरिक कंट्रोल बनाया है। न्यूमेरिक कंट्रोल मींस के, अच्छा, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे कंट्रोल एंड इंडिकेटर्स दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे।
फ्रंट पैनल पे एक न्यूमेरिक कंट्रोल है। न्यूमेरिक कंट्रोल मींस मैं अपने इनपुट को कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब इसमें न्यूमेरिक वैल्यू दे सकता हूँ, इसमें नॉब है, एक डायल है, कलर बॉक्स है, फिल स्लाइड है, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। फर्स्ट करने मैंने एक नॉब दे ली, ठीक है, ये मेरा कंट्रोल है। मैं एक इंडिकेटर बना देता हूँ यहाँ पे। इंडिकेटर्स न्यूमेरिक इंडिकेटर्स हैं। लाइक एक मीटर बना दिया मैंने। लेट्स से मैंने एक मीटर रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो मैं डेटा ट्रांसफ़र करूँगा, यहाँ से फर्स्ट करने 0 से 2 मैंने ट्रांसफ़र किया। इसके बैक एंड पे देखें आप, यहाँ पे मैंने नॉब रखी थी और इसका नॉब का एक आइकन बन गया ब्लॉक डायग्राम पे, ठीक है। अब मुझे जो प्रोग्राम करना है, सिर्फ मुझे इनको वायर्ड करना है, ठीक है। मैंने इसको वायर्ड करा, इसको वायर कर दिया मैंने। अब जो मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, 4 6 2 जो भी चेंज कर रहा हूँ, तो इस इसके दरमियान और इसके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है, ये दोनों एक दूसरे के लिए टर्मिनल कहलाएंगे। ओके, यानी कि ये इसके लिए टर्मिनल है, देखें फाइंड कंट्रोल है ये, और ये चीज़ फाइंड टर्मिनल, ये इसके लिए टर्मिनल है, ठीक है। इसका कंट्रोल कहाँ है, हम देखना चाहते हैं कि इसका कंट्रोल कौन सा है। इसका कंट्रोल है तो ये वाला, लेकिन हम यहाँ से देख सकते हैं, उसने ये दिखा दिया हाईलाइट करके, ये कंट्रोल है, ठीक है। ओके, इसी तरह ये इंडिकेटर है, फाइंड टर्मिनल, ये इसका टर्मिनल यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम पे है। और फाइंड इंडिकेटर, इंडिकेटर मीन्स जो आउटपुट आपको इंडिकेट करे। मैं एक छोटा सा ये प्रोग्राम बनाया था, मैं इसको रन करके देख लेते हैं। रन कंटिन्यूसली करूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टॉपिंग कंडीशन, व्हाइल लूप कंडीशन नहीं है। अब आप देखें यहाँ से मैं जो वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे 6 दिया, तो ये वायर्ड के थ्रू होता हुआ 6 गया, और इसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इसके ऊपर आया और उसने अपना आउटपुट चेंज किया, ठीक है। तो ये सिंपल एक छोटा सी लॉजिक थी। ओके, ये टर्मिनल्स थे। नोड्स क्या होते हैं, इसके बाद हम ये देख रहे थे। नोड्स, नोड्स क्या है, नोड्स आर सिंपली प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एलिमेंट्स के। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एलिमेंट्स मींस, यानी कि मैं एक एडिशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे प्रोग्रामिंग में न्यूमेरिक में आ गया, ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये सारे नोड्स हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा था कि विजुअल इंस्पेक्शन से हमें साफ पता चल जाता है। ओके, हम लोग ये देख रहे हैं, कर दिया, ओके, ठीक है। ये सारे नोड्स थे। वायर्स क्या है, ये चीज़ वायर कि मैंने अपने डेटा, दो नोड्स को, यानी कि दो टर्मिनल्स को आपस में वायर्ड कर दिया, या दो नोड्स को आपस में वायर्ड कर दिया। अच्छा, हम देखते हैं आगे। अच्छा, अगर वायर का कलर ग्रीन है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर से बूलियन डेटा फ्लो कर रहा है। बूलियन डेटा मींस, यानी कि दो वैल्यूज ही हो सकती हैं बूलियन की, ट्रू और फॉल्स। यानी कि उसके अंदर से सिर्फ या तो ट्रू फ्लो कर रहा है, या पे फॉल्स, 1 और 0। अगर वायर का कलर ब्लू है, तो इसका मतलब है डेटा टाइप जो है, जो फ्लो कर रहा है डेटा, उसके अंदर से इंटीजर डेटा टाइप है वो। ऑरेंज जो है वो रियल डेटा है, और पिंक जो है वो स्ट्रिंग्स के लिए है। अगर पिंक कलर है वायर का, इसका मतलब है उसके अंदर से डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ LabVIEW एप्लीकेशन, ठीक है। कंट्रोल पैलेट बॉक्स है एक हमारे पास, एक फ्रंट पैनल विंडो पे होता है फंक्शंस पैलेट बॉक्स ब्लॉक डायग्राम विंडो पे। देखते हैं हम, ये मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर, इस विंडो के ऊपर आके फ्रंट पैनल की, और ये मेरे पास कंट्रोल पैलेट बॉक्स है, ठीक है। इससे मैं अपनी सारी चीज़ें, यानी कि अपना फ्रंट पैनल डिज़ाइन कर सकता हूँ। यानी कि मैं इसमें न्यूमेरिक कंट्रोल्स दे सकता हूँ, न्यूमेरिक इंडिकेटर्स हैं मेरे पास, टाइम स्टैम्प है, और ये न्यूमेरिक इंडिकेटर्स हैं, गेज है, डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं मेरे पास। ओके, और ये बूलियन इंडिकेटर्स हैं, मतलब पुश बटन है, मैं बटन लगा सकता हूँ। इसमें ये फ़ायदा है कि मुझे सी लैंग्वेज में अगर मुझे कोई इंटरेक्टिव यूज़र इंटरफेस बनाना हो, तो मुझे एक बटन के लिए 100 लाइनों की प्रोग्रामिंग करनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब कुछ बना बनाया मौजूद है, सिर्फ बटन प्लेस करूँगा मैं यहाँ पे और उसकी प्रोग्रामिंग कर दूंगा। राउंड एलईडी है, ये इंडिकेटर है, इंडिकेट करेगा आउटपुट। मेरे पास रेडियो बटन्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, स्ट्रिंग एंड पाथ, यानी कि स्ट्रिंग के न्यूमेरिक कंट्रोल्स हैं, इंडिकेटर है स्ट्रिंग का। ग्राफ्स हैं, लाइक मैं इसमें 3D ग्राफ्स भी प्लॉट कर सकता हूँ, 3D पैरामीटर्स हैं। डिजिटल वेव फॉर्म्स भी दे सकता हूँ मैं, इंटेंसिटी ग्राफ्स, वेव फॉर्म ग्राफ्स, एंड सो ऑन। ओके,
ये कहलाता है कंट्रोल पैलेट बॉक्स, यानी कि मैं अपनी सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा हूँ फ्रंट पैनल पे। अच्छा, दूसरा जो ब्लॉक डायग्राम पे पैलेट बॉक्स है वो फंक्शंस पैलेट बॉक्स है, दिस फंक्शंस पैलेट बॉक्स। ठीक है, इसमें मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोग्रामिंग फंक्शंस जो हैं, जो प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन एलिमेंट्स हैं, लाइक फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स, टाइम स्ट्रक्चर, मैथ स्क्रिप्ट, इवेंट स्ट्रक्चर्स, केस स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट चीज़ें हैं मेरे पास। न्यूमेरिक हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ऐड एरे। इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स मौजूद है, मैथ कॉन्स्टेंट, मतलब मेरे पास पाई/2 की वैल्यू है, पाई मैं सिर्फ इसको वाइड कर दूंगा, मेरे पास पाई की वैल्यू आ जाएगी। प्लैंक्स कांस्टेंट, एलिमेंट्री कांस्टेंट, डिफरेंट कांस्टेंट्स हैं। अच्छा, और इसी तरह हमारे पास कंपैरिजन है, जो इक्वल कंपेयर करेगा, जो इसके इनपुट पे दो इनपुट अगर इक्वल नहीं है तो आउटपुट मुझे ट्रू मिलेगा, नॉट इक्वल का फंक्शन ग्रेटर कंपैरिजन है। डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट आयो है, मेजरमेंट्स आयो, जो हमारी स्पेशल पर्पस है, मैथमेटिक्स टूल बॉक्स है, हमारे न्यूमेरिक फंक्शंस हैं, एलिमेंट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन कॉस, मैं इनपुट पे इसकी कोई वैल्यू दूं, आउटपुट मुझे उसका साइन होके मिलेगा। ओके, सिग्नल प्रोसेसिंग टूल बॉक्स है, डेटा कम्युनिकेशन है, ऑलराइट। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, एक सिंपल एप्लीकेशन बिल्डअप करते हैं। कंस्ट्रक्ट a virtual instrument which takes two numbers a and b as input. Find a plus b, find a into b, and turn on an LED if a equal to b. ओके, हम सिंपल एक प्रोग्राम बनाते हैं, दो इनपुट लेगा यूज़र से, जो कि एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, उनका आउटपुट मालूम करे ए प्लस बी, ए इंटू बी। और अगर मैंने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली दोनों इनपुट सेम दे दिए हैं तो मुझे एक इंडिकेशन मिल जाए एलईडी के थ्रू कि हाँ भाई मेरे दो इनपुट सेम आ गए हैं। इस प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा एक न्यूमेरिक कंट्रोल ले रहा हूँ मैं, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ, ये अभी हाईलाइट हुआ हुआ है न्यूमेरिक, मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, ए, मैंने इसका नाम रख दिया ए। दूसरा मैं न्यूमेरिक कंट्रोल ले रहा हूँ, मैं इसका नाम रख रहा हूँ बी। ठीक है, आप देख रहे हैं इसके बैक ब्लॉक डायग्राम पे इसके आइकन्स डेवलप होते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे फंक्शन परफॉर्म करना है ए प्लस बी एंड ए इंटू बी। मैं सबसे पहले कहाँ जाता हूँ, प्रोग्रामिंग्स में, न्यूमेरिक्स में, एक तो एडिशन का फंक्शन रख देता हूँ, एक मैं मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन रख देता हूँ। ठीक है, अच्छा मैंने एक को ए से वाइड कर दिया है, एक को बी से वाइड कर दिया है। ठीक है, ये ए प्लस बी हो गया, इसी तरह ए इंटू बी। ठीक है, अब मुझे आउटपुट इंडिकेट करना है, मैं आउटपुट देखना चाह रहा हूँ, मैं दो तरीके हैं आउटपुट इंडिकेट करने के। या तो मैं एक काम ये करूँ, मैं राइट क्लिक करूँ यहाँ पे फ्रंट पैनल पे, न्यूमेरिक इंडिकेटर्स हैं, मैं न्यूमेरिक इंडिकेटर यहाँ पे लगा दूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसको वायर्ड कर दूँ। सही है, एक तरीका तो ये है करने का, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं पे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट कर लें, मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे न्यूमेरिक नहीं, बूलियन इंडिकेटर लगा दूँ। ठीक है, बूलियन इंडिकेटर क्या है, आउटपुट तो इंडिकेट करेगा लेकिन इसके इनपुट पे ट्रू या फॉल्स वैल्यू होगी। ठीक है, मैं अगर इसको वायर्ड करूंगा तो ये वायर्ड नहीं होगा इससे। क्यों? क्योंकि इन दोनों की टाइप सेम नहीं है। ये जो आउटपुट दे रहा है ये न्यूमेरिक में आउटपुट दे रहा है, और बूलियन को जो इनपुट मिलता है वो ट्रू या फॉल्स में मिल रहा होता है। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे रन का बटन जो है लिस्ट एरर शो कर रहा है। मैं देखता हूँ क्या एरर है। ये एरर ही है, यू हैव कनेक्टेड टू टर्मिनल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। डिटेल्स देखिए, दिस कैन नॉट बी वायर्ड टुगेदर बिकॉज देयर डेटा टाइप न्यूमेरिक स्ट्रिंग एरे डू नॉट मैच। ठीक है, यहाँ पे इनकी जो डेटा टाइप है वो मैच नहीं कर रही, इसकी डेटा टाइप बूलियन है, इसकी डेटा टाइप न्यूमेरिक है। तो बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे जाके फ्रंट पैनल पे जाके न्यूमेरिक इंडिकेटर इंडिकेट करने से बेहतर है कि हम यहाँ पे रहें अपने ब्लॉक डायग्राम पे, और इसी नोड पे जब ये नोड मेरा इस तरह हो जाए तो मैं इस पे राइट क्लिक करूँ यहाँ पे आके। बिल्कुल देखिए, मैं इस टर्मिनल पे आया हूँ और जब मेरा कर्सर इस तरह चेंज हो गया है, एक लाइक रील टाइप की
इसमें आइकन में, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँ, क्रिएट पे जाऊँ और एक इंडिकेटर कर दूँ, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वही इंडिकेटर बनाएगा जो उसकी डेटा टाइप होगी। लेकिन इसने इंडिकेटर क्या बनाया है, एक्स प्लस वाई शो कर रहा है, मैंने तो ए प्लस बी बनाया है, लेकिन इसकी जो इनपुट टर्मिनल्स हैं वो क्या है, एक्स और वाई, यानी कि जो इनपुट आ रहे हैं वो उसको एज एक्स वाई ले रहा है। मैं इसका नाम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ए प्लस बी। ओके, इसी तरह मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्रिएट इंडिकेटर ए इंटू बी। ठीक है, ये दो चीज़ें मेरे पास आ गई हैं यहाँ पे, सही है। अच्छा, थर्ड वन मेरे पास ये रह गया कि मुझे ए और इक्वल टू बी हो, तो मैं क्या करूँ, कंपैरिजन के टूल बॉक्स में जाते हैं, कंपैरिजन में आ गया इक्वल, मुझे इक्वल चेक करना है। इक्वल यहाँ पे रखा मैंने, एक इनपुट आया ए, दूसरा इनपुट आया बी। अब मैं यहाँ पे एक, देखें यहाँ पे इक्वल जो है वो ये चेक करेगा कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल हैं तो आउटपुट आएगा ट्रू, अगर इक्वल नहीं है तो आउटपुट आएगा फॉल्स। इसका मतलब है ये तो बूलियन टाइप हो गई, तो इसका जो इंडिकेटर बनेगा वो बूलियन ही बनेगा। मैं ऑटोमेटिकली देख लें यहाँ पे क्रिएट करूँगा मैं बूलियन इंडिकेटर, इसने खुद ही बूलियन इंडिकेटर बना दिया एक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शो हो रहा है, मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये शो कर रहा होगा कि ये ए इक्वल बी है कि नहीं। ठीक है, अच्छा मैं अपने प्रोग्राम हमारा बन चुका है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। रन करने से पहले मैं इनपुट चेंज कर दूंगा, क्योंकि अगर इनपुट चेंज नहीं करूंगा तो ये पहले ही एलईडी इंडिकेट हो जाएगा कि मेरे पास दोनों इनपुट सेम है। अच्छा, मैं रन अगर बटन करूंगा, रन का बटन देखिए, अगर मैं रन का बटन प्रेस करूंगा तो जस्ट विद इन अ मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होके ये ख़त्म भी हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, देखें ये एग्जीक्यूट हुआ और ख़त्म भी हो गया। ऐसे ही ये ऐड भी कर दिया, 0+4 आउटपुट 4 शो हो गया, 0 × 4 0 शो हो गया। तो मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं रन कंटिन्यूसली करता हूँ ताकि मैं कंटिन्यूस मॉनिटर कर सकूँ उसको। मैं यहाँ पे आउटपुट चेंज करता हूँ इसका, लेट से मैं इसको 5 कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे आउटपुट चेंज हुआ है, 5 + 4 9, 5 × 4 20। ओके, अच्छा 5 × 4 20। ओके, अब मैं इनपुट इसके दोनों सेम करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। दोनों सेम हुए हैं, मेरे पास आउटपुट शो हो गया, ये शो कर रहा है कि मेरे पास दोनों इनपुट सेम हो गए हैं। तो दोबारा चेंज करें, ये बंद हो गई लाइट। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रोग्राम इन LabVIEW, and you can imagine, you can judge that how it is easy to use. um, ये हमारी सिंपल प्रोग्रामिंग थी कि LabVIEW में किस तरह प्रोग्रामिंग होती है। आप चाहें तो इसको खुद बना के देख लें अपने पास, ताकि आप हैंड्स ऑन हो जाए एक तरीके का। ओके, आगे चलते हैं, वाइल लूप्स एंड वेवफॉर्म चार्ट्स। अच्छा, वाइल लूप्स क्या काम करते हैं, वाइल लूप्स का काम ये है कि, एक सेकेंड, ओके, ऑलराइट। हाँ, हम लोग देख रहे थे कि भाई वाइल लूप क्या है। वाइल लूप ये है कि जब तक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए, लूप हमारा कोड चलता रहे। अम, इसकी तीन चीज़ें हैं, इटरेशन टर्मिनल, कंडीशनल टर्मिनल। कंडीशनल टर्मिनल ये टर्मिनल होता है, कंडीशनल टर्मिनल ये बताता है जब इस पे कंडीशन सेटिस्फाई हो, ट्रू या फॉल्स, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने क्या कंडीशन बनाई हुई है। कि यहाँ पे इसको फॉल्स इनपुट मिले तो प्रोग्राम हमारा हॉल्ट हो जाए, या हमें ट्रू कंडीशन मिले तो हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाए। इटरेशन टर्मिनल का क्या काम है, इटरेशन टर्मिनल ये शो कर रहा होता है कि हमारा वाइल लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो करके देखते हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम जो मैंने बनाया था इसमें वाइल लूप नहीं था, मैंने रन कंटिन्यूस यूज़ किया था, तो मैं इसी में वाइल लूप लगा देता हूँ। प्रोग्रामिंग में जाके स्ट्रक्चर्स, वाइल लूप, मैंने यहीं पे वाइल लूप लगा दिया है। अच्छा, एक मिनट मैं दोबारा दिखाता हूँ, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स, वाइल लूप। वाइल लूप लगाऊंगा किस तरह, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ड्रैग कर रहा हूँ होल्ड करके, क्लिक को होल्ड रखा हुआ है मैंने भी, और यहाँ पे लाके छोड़ दिया।
ये मेरा वाइल लूप लग गया है। आप देख लें कितना आसान है इसमें लैब व्यू में वाइल लूप लगाना, या आगे चल के आपको पता चलेगा फॉर लूप लगाना। ठीक है, तो ये मेरी कंडीशनल टर्मिनल है। मैं इस पे कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता हूँ, मतलब मैं इस पे क्रिएट कंट्रोल कर रहा हूँ। इस पे क्रिएट कंट्रोल ही होगा, अगर मैं इस पे क्रिएट इंडिकेटर करना चाहूँ तो नहीं होगा, क्योंकि ये इनपुट टर्मिनल है। और इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर शोज एन आउटपुट। तो अगर मैं इस पे इंडिकेटर करूँगा ना, क्रिएट इंडिकेटर, तो वो अनवायर्ड हो जाएगा। देखिए अनवायर्ड है, लेकिन क्रिएट तो हो गया, लेकिन अनवायर्ड है। ये कभी वायर्ड नहीं हो सकता इससे। ओके, लेकिन जो मैंने अपना एक कंट्रोल क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ गया। ये कंट्रोल क्या है? एक सिंपल बटन है, स्टॉप का बटन। जब मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो तब मेरा प्रोग्राम जो है ना स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो कंडीशन है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इस पे लिखा हुआ है स्टॉप इफ ट्रू। तो जब मैं बटन प्रेस करूँगा तो इस पे ट्रू कंडीशन जाएगी, और मेरा जो कोड है वो स्टॉप हो जाएगा। अगर मैंने लिखा होता कंटिन्यू इफ ट्रू, तो जब तक ये बटन यूँ प्रेस रहता तब तक मेरा कोड चलता रहता, और जब मैं इसको अनप्रेस कर देता तो मेरा कोड ख़त्म हो जाता, बंद हो जाता। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। मुझे यहाँ पे फॉल्ट ये एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, रन कंटिन्यूसली। मैं सिंपल इसको इस तरह एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। 6 7 7 7 49। मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ये प्रोग्राम मेरा स्टॉप हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, इटरेशन टर्मिनल। क्रिएट इंडिकेटर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये मुझे लूप काउंट बताएगा। लूप काउंट, ये मुझे ये बताएगा कि मेरा लूप कितनी दफ़ा चल चुका है। ठीक है, आपको इसको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी फास्ट एग्जीक्यूशन होती है लैब व्यू में। मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, ये देखेंगे 100 of 1000 टाइम्स चल चुका है, और अभी मेरे ख्याल में 2 सेकंड्स हुए होंगे, 2 3 सेकंड्स। देखें कितनी फास्ट एग्जीक्यूशन हो रही है। अगर इतनी फास्ट एग्जीक्यूशन है स्टॉप, तो इस पर मैं अपना कोड किस तरह डिबग करूँगा? नहीं कर सकता मैं। तो मैं क्या करता हूँ, हाईलाइट एग्जीक्यूशन बटन जो हमने पहले डिस्कस किया था, उसके थ्रू अब मैं यहाँ से भी रन कर सकता हूँ, यहाँ से भी रन कर सकता हूँ, कहीं से भी रन करता हूँ। मैंने हाईलाइट एग्जीक्यूशन बटन प्रेस कर दिया। अब देखिए मैं एग्जीक्यूट करता हूँ कोड को। देखिए यहाँ से मुझे डेटा फ्लो होता हुआ दिख रहा है कोड। ठीक है, मैंने ये प्रोब ऑन की, और मैंने यहाँ पे आके रखा, और इसने मुझे ये दिखा दिया। यहाँ पे मैंने एक मीटर टाइप का शो हो रहा है, जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है वन टर्मिनल से। वन, वन क्या है? वन ये वाला टैग है, वो ये बता रहा है कि इस वायर से जो डेटा फ्लो कर रहा है वो क्या है? 7 है। मैंने इसको चेंज करा, अब देखें क्या दिखा हुआ आता है यहाँ पे, 8 हो गया ये। ठीक है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या जा रहा है? ट्रू जा रहा है यहाँ पे। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको फॉल्स हो जाना चाहिए, फॉल्स हो गया। तो इस तरह मैं अपने प्रोग्राम को डिबग कर सकता हूँ। ओके, ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक्चुअली होता है डू वाइल लूप, यानी कि ये एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वो अंदर का कोड एक दफ़ा चलेगा, अंदर का कोड पूरा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद वो कंडीशन देखेगा कि आइदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। अगर फर्स्ट कर ले, मैंने कंडीशन ये बनाई हुई है कि मेरी जब कंडीशन स्टॉपिंग कंडीशन ट्रू हो तो मेरा कोड स्टॉप हो जाए, तो ये उस तक देखेगा कि कंडीशन ट्रू थी या फॉल्स थी। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। वेवफॉर्म चार्ट्स, हम लोग अपने प्रोग्राम्स में वेवफॉर्म चार्ट्स बना सकते हैं। मैं इस कोड को डिलीट कर रहा हूँ, नया कोड बनाना चाह रहा हूँ मैं। वेवफॉर्म चार्ट्स क्या है? राइट क्लिक करें, ग्राफ इंडिकेटर्स में आ गए, चार्ट्स में आ गए। यहाँ पे मैंने एक चार्ट प्लेस कर दिया। ठीक है, इसकी 3 टाइप्स हैं, स्ट्रिप चार्ट, स्कोप चार्ट एंड स्वेप चार्ट। इस तीनों किस तरह काम करते हैं ये हम देख लेते हैं। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो है, अच्छा मैं एक डेटा लेना चाह रहा हूँ, मेरे पास अभी कोई डेटा तो है नहीं। वेवफॉर्म चार्ट जो होते हैं वो बेसिकली रियल टाइम डेटा प्लॉट करने के लिए यूज़ होते हैं। ग्राफ जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्राफ्स जो हैं, हमारे पास एक एरे ऑफ डेटा पहले से मौजूद होना चाहिए। जिस तरह हम लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं उसमें ग्राफ बनाते हैं, उसमें हमारे पास रीडिंग्स पहले से मौजूद होती हैं।
यानी कि फर्स्ट करने में एक वोल्टेज करंट रिलेशनशिप बना रहा हूँ, तो मेरे पास वोल्टेज की 5 रीडिंग होंगी लेट्स से एग्जांपल के तौर पे, और करंट की 5 रीडिंग है, तो मैं उसका डेटा प्लॉट कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं डेटा लेता जा रहा हूँ प्लॉट करता जा रहा हूँ। वेव फॉर्म चार्ट्स में यही होता है कि हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको प्लॉट करते जा रहे हैं। अच्छा, मेरे पास अभी कोई डेटा है नहीं, जो रियल टाइम डेटा नहीं है मेरे पास, कोई एक्सटर्नल पेरिफेरल नहीं है जो डेटा मुझे दे रहा हो बाहर से। तो इसमें एक फंक्शन मौजूद है प्रोग्रामिंग में, न्यूमेरिक्स में, रैंडम नंबर जनरेटर, वेयर इट इज, ये रैंडम नंबर जनरेटर। इसका काम क्या है? इस नोड का काम ये है कि 0 से 1 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो जनरेट करता है, रैंडमली जनरेट करता है। ठीक है, मैंने इसको सिंपल ये कर दिया है। अब मैं इस पर एक वाइल लूप लगा देता हूँ, ताकि जब तक मैं प्रोग्राम स्टॉप ना करूँ ये प्रोग्राम चलता ही रहे। ठीक है, अच्छा, ऑलराइट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इसकी टाइप, जो 3 तरह की टाइप है। राइट क्लिक किया मैंने, एडवांस में, अपडेट मोड, ये स्ट्रिप चार्ट है, स्कोप चार्ट है और स्लिप चार्ट। ठीक है, 3 तरह की टाइप है। बाय डिफॉल्ट जो है स्ट्रिप चार्ट है। मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो इतनी फास्ट एग्जीक्यूशन होगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा डिफरेंस क्या है इनमें। देखें, इतना फास्ट डेटा प्लॉट हो रहा है। इसको मैं स्टॉप करता हूँ। देखें, 0 से 1 के दरमियान ही नंबर आ रहे हैं सारे। ये नंबर 0 तो हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता कभी। जो भी नंबर, रैंडम नंबर जो जनरेट जो करता है, दे कैन बी इक्वल टू 0 बट नेवर इक्वल टू 1। ओके, तो ये इतनी फास्ट एग्जीक्यूशन हो रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है डेटा किस तरह प्लॉट हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा ऐसा करता हूँ कि कुछ टाइम डिले डाल देता हूँ, ताकि पता चल दे मेरे पास कि किस तरह डेटा प्लॉट हो रहा है। ठीक है, टाइम डिले डालने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा? प्रोग्रामिंग्स में, टाइमिंग्स में। टाइमिंग्स में मैं डाल देता हूँ वेट अंटिल नेक्स्ट एम एस मल्टी सेकेंड्स, क्रिएट कंट्रोल। मतलब मैं अपने प्रोग्राम के दौरान अपना जो कोड का जो डिले है वो कंट्रोल कर सकता हूँ मैं। ठीक है, सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। टेक्स्ट लैंग्वेजेस में हमें पहले से डिफाइन करना पड़ता है कि हमारा डिले कितना है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग अपने रन टाइम पे अपना डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, अभी 0 मिली सेकेंड का डिले है, मैं इसको कर देता हूँ 100 मिली सेकेंड्स। देखें डेटा किस तरह प्लॉट हो रहा है इसमें। ये बिल्कुल एक्स बार पे स्क्रॉल होता चला जा रहा है। ओके, मैं इसकी टाइप चेंज करता हूँ। ये मेरे पास थी स्ट्रिप चार्ट की टाइप। ठीक है, मैं इसकी टाइप चेंज कर रहा हूँ, ये स्कोप चार्ट आ गया। स्कोप चार्ट बिल्कुल ऑसिलोस्कोप की तरह काम करता है, यानी कि पूरा डेटा प्लॉट होगा राइट साइड तक, और फिर स्क्रीन ब्लैंक होके नया डेटा प्लॉट होना शुरू होगा उसके ऊपर। ओके, ये बिल्कुल स्क्रीन ब्लैंक हो गई और नया डेटा प्लॉट हुआ है। इसी तरह तीसरी टाइप जो है वो है स्विप चार्ट। स्विप चार्ट क्या है? एक ये लाइन है, वर्टिकल लाइन, जो कि नए डेटा को पुराने डेटा के ऊपर स्विप करती चली जाती है। यानी कि हमारे पास जिस तरह ऑस्लोस्कोप में हो रहा था कि जब पूरी राइट साइड तक हमारा डेटा पहुंच गया था तो स्क्रीन ब्लैंक हो जाती थी और फिर नया डेटा आता था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये है, जब पूरा राइट साइड तक डेटा पहुंच गया है तो वो डेटा वैसे ही मौजूद रहेगा, उसी के ऊपर नया डेटा स्विप होना शुरू हो जाएगा। देखें, देखें पुराना ये नया डेटा जो प्लॉट हो रहा है, अभी देखें ये बिल्कुल वैसी विंडो रहेगी, उसी के ऊपर नई शीट चढ़नी शुरू हो गई है डेटा की। तरीके से कह रहे हैं हम लोग पेंट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स थी चार्ट की, ये फॉर लूप्स एंड केस स्ट्रक्चर्स। फॉर लूप्स क्या है? हम चाहते हैं हमारा प्रोग्राम जो है एक पर्टिकुलर टाइम एग्जीक्यूट हो और उसके बाद ख़त्म हो जाए। वाइल लूप में तो ये था कि हम चाहते थे कि जब तक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो उस वक्त तक चलता रहे। फॉर लूप में फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ 100 टाइम्स एग्जीक्यूट हो और फिर ख़त्म हो जाए। इसमें भी यही है कि एंड टर्मिनल जो है, काउंट टर्मिनल, ये 100 ये बता रहा है कि 100 टाइम्स ये फॉर लूप चलेगा। मतलब 0 से स्टार्ट होता है, पहला काउंट इसका 0 होता है, एंड देन गोज टू 99। 0 to 99 मीन्स 100 टाइम्स। और ये इटरेशन टर्मिनल है, ये भी यही शो कर रहा है कि कितनी दफ़ा फॉर लूप एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, सूडो इक्विवेलेंट कोड यही है, फॉर आई इज इक्वल टू 0 to n-1। अगर मैंने यहाँ पे 100 रखा हुआ है तो 0 to 99 ये रन होगा। ठीक है,
इसका लगाने का क्या तरीका है? फॉर लूप, सिंपल प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स। ये है सबसे पहले फॉर लूप। इसमें भी यही है कि क्लिक एंड होल्ड देन ड्रैग। फॉर लूप लग गया, मैं इसके अंदर कोई भी कोड अपना रख सकता हूँ, जो कोड मुझे एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ मैं। और मैं यहाँ पे टर्मिनल डिफाइन कर सकता हूँ, क्रिएट कांस्टेंट करके या क्रिएट कंट्रोल करके 100। और इटरेशन टर्मिनल मुझे ये बताएगा कि मेरा लूप कितनी दफ़ा रन हो चुका है, अगर मैं इसको इंडिकेट करना चाहूँ तो। ठीक है, ये मेरा फॉर लूप इस तरह काम करेगा। ओके, आगे चलते हैं। केस स्ट्रक्चर्स। ओके, केस स्ट्रक्चर क्या है? मैं चाह रहा हूँ कि पर्टिकुलर केस के लिए मेरा पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट हो। फॉर एग्जांपल, मैं चाह रहा हूँ जब मैंने एक बटन प्रेस किया तो मेरे पास 2 का टेबल प्रिंट हो, और फर्स्ट करना मैं दूसरा बटन प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास 3 का टेबल प्रिंट हो। तो ये एक केस है, ये वाला केस है मेरे पास। तो पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट हो, ये केस हो तो ये कोड एग्जीक्यूट हो, एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, इसमें सिलेक्टर लेबल है और ये केस सेलेक्टर है। ये केस सेलेक्टर, अभी जो ये जो केस दिख रहा है इस वक्त, ये बूलियन केस है। मतलब इसके इनपुट पे जो केस सेलेक्टर है, ये बूलियन वैल्यू है, एक बटन है कि जब ये बटन प्रेस हो तो इसके अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर प्रेस ना हो तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट हो। तो यानी कि इसकी सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकती हैं, एक ट्रू या फॉल्स। इसको मैं डिलीट करता हूँ। और स्ट्रक्चर्स में ही है केस स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने इसको क्लिक होल्ड एंड ड्रैग कर दिया। मैं इस पे एक कंट्रोल बना रहा हूँ। ठीक है, ये कंट्रोल क्या करेगा? जब यहाँ से मेरा ये बूलियन का बटन प्रेस होगा तो ट्रू जो लिखा हुआ है, ट्रू यहाँ पे, ये इसके अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है फॉल्स, फॉल्स के अंदर जो कोड एग्जीक्यूट है वो हो जाएगा। यानी कि जब मैं प्रोग्राम रन करूँगा और ये बटन प्रेस नहीं है तो फॉल्स के अंदर जो कंडीशंस हैं वो रन हो रही होंगी। जब मैं ये बटन प्रेस कर दूंगा, यानी कि यहाँ पे इसके टर्मिनल पे ट्रू वैल्यू आएगी, तो ट्रू के अंदर जो कंडीशंस लिखी हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। ओके, ये तो था सिर्फ बूलियन स्विच। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, न्यूमेरिक इंडिकेटर भी बना सकता हूँ। मतलब मैंने न्यूमेरिक कंट्रोल बना दिया एक, और मैं इसको यहाँ से वाइड कर रहा हूँ। अब देखें सिलेक्टर लेबल खुद ब खुद चेंज हो गया है। यानी कि जब मैं इस न्यूमेरिक पे 1 वैल्यू आएगी तो मेरे पास कौन सा कोड एग्जीक्यूट हो, 2 वैल्यू आए तो क्या कोड एग्जीक्यूट हो। देखें अभी इसमें एक 0 केस है और एक 1 है। मैं इसमें दूसरा केस ऐड कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके ऐड केस आफ्टर। और मेरे पास कितने कोड्स आ गए हैं, कितने केसेस आ गए हैं इसमें। इसमें मैं देख सकता हूँ 0 डिफ़ॉल्ट केस है, 1 और 2। अच्छा, डिफ़ॉल्ट केस का होना ज़रूरी है, एक ना एक केस तो डिफ़ॉल्ट होगा। क्यों? कि फर्स्ट कर लें एक तो 1 है और एक 2 है। फर्स्ट कर लें 1 आए, मैं एक कोड बना लेते हैं छोटा सा। कल मैं एक एडिशन का बना लेता हूँ। प्लीज क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, ये एक एडिशन का फंक्शन रख दिया है मैंने, और एक रख देता हूँ मैं, लेट्स से मल्टीप्लाई का। ठीक है, मैं दो इनपुट देता हूँ इनको यहीं पे। ये लेट्स से मैं कहता हूँ ए है एंड दिस इज बी। इसको मैं सेलेक्टर का नाम दे देता हूँ, सेलेक्टर। ओके, ये दोनों, एक ए है एक बी है, और मैं एक आउटपुट शो करना चाह रहा हूँ न्यूमेरिक इंडिकेटर से। ये मेरा इंडिकेटर है आउटपुट। ठीक है, इसको भी मैं बाहर रख रहा हूँ। अच्छा, मैंने इसको वायर्ड किया यहाँ से, और इसको भी वायर्ड कर दिया यहाँ से। ठीक है, इसी तरह मैंने इनको वायर्ड किया।
ठीक है, अब देखें होगा क्या इस केस में। जब ये प्रोग्राम रन करेगा, अच्छा मैंने 0 की डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी मुझे, एक मैं डिफ़ॉल्ट क्रिएट कांस्टेंट करके मैं 0 दे देता हूँ। ठीक है, देखें होगा क्या इसमें। जब ये कोड रन होगा, सिलेक्टर की वैल्यू अगर मैं 1 दूंगा, तो जो दो इनपुट हैं ए और बी, इनका रिजल्ट मुझे मल्टीप्लाई होके मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। इसी तरह मैं 2 पे जाऊँ और मैं यहाँ पे सिलेक्टर में 2 वैल्यू लिखूँ, तो मुझे क्या फंक्शन मिलेगा, ए और बी ऐड होके मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं 1 या 2 कुछ भी ना हो मेरे पास, 1 या 2 में दो ही ना हो, ठीक है, मैं कोई और नंबर देता हूँ 4 5 6 जो कि मैंने डिफाइन नहीं किए हैं, तो जो 0 पे जो वैल्यू लिखी हुई है ना डिफ़ॉल्ट केस, मतलब अभी जब 0 था, जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिलेक्टर पे 0 लिखा हुआ है, तो आउटपुट मेरे पास 0 ही आ रहा है। और फर्स्ट कर लें, जब मैंने 1 दिया तो मल्टीप्लाई होके आ रहा है, 2 दिया तो ऐड होके आ रहा है, और जब मैंने 3 4 दे दिया जो कि केस डिफाइन ही नहीं है, तो वो डिफ़ॉल्ट केस ही रन करेगा, मतलब मेरे पास आउटपुट 0 ही आएगा। इसको रन करते हैं। पहले मैं इसके इनपुट चेंज कर देता हूँ, लेट से 4 एंड 5 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसको कंटिन्यूस रन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वाइल लूप नहीं लगाया हुआ। अच्छा देखिए आउटपुट 0 आ रहा है क्योंकि मेरे सिलेक्टर की वैल्यू 0 है। मैं 1 करता हूँ तो उसको मल्टीप्लाई होके आना चाहिए। देखिए 4 5 है 20, मैंने 2 किया ऐड होके आ गया। अब मैं 3 4 कुछ भी कर रहा हूँ 0 आना चाहिए, क्योंकि ये केस मेरे पास डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो केस सिलेक्टर इस तरह काम करता है, केस स्ट्रक्चर्स। इसी तरह मैं यही काम मैं यहाँ पे न्यूमेरिक के बजाय मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा देता, मतलब स्ट्रिंग कंट्रोल लगा देता मैं यहाँ पे, ये चीज़। तो यहाँ पे देखें जो भी स्ट्रिंग होगा वो कोट्स के अंदर आ जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे लिख दूँ ऐड, ऐड का एक केस बना दूँ। ठीक है, ऐड, और इसके अंदर या फिर इसको मल का बना दूँ कि यहाँ पे मैं मल लिखूँ, तो मेरे पास मल लिखा हुआ है, मल लिखूँ तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएं, और मैं ऐड लिखूँ तो ऐड हो जाएं, और वरना नथिंग, स्टॉप, स्टॉप लिखूँ तो 0 मेरे पास आउटपुट आ जाए। ठीक है, तो इस तरह भी मैं काम कर सकता हूँ। ओके, तो ये थे हमारे केस स्ट्रक्चर्स। इसमें देख लेते हैं केस सिलेक्टर बोलियन, अगर केस सिलेक्टर है तो आपके पास सिलेक्टर लेवल की वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, यानी दो ही केसेस हो सकते हैं। न्यूमेरिक है अगर आपके पास केस सिलेक्टर, तो आप इतने सारे केस बना सकते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन एन अप टू एन। अगर आप सीक्वेंस में नहीं रखना चाह रहे, आप अपनी मर्जी से डिफरेंट केसेस भी बना सकते हैं, -3 6 28 0। ये जो शो कर रहा है 10 डॉट डॉट 20, ये शो कर रहा है कि अगर इनपुट पे मेरे पास, अगर मैं ये यहाँ पे ये करता हूँ, मैं एक न्यूमेरिक कंट्रोल बना देता हूँ और मैं इसको इस तरह कर दूँ। ठीक है, 0। ठीक है, और मैं यहाँ पे देता हूँ 1, 10 डॉट डॉट 20। ये मुझे ये शो करेगा कि अगर इनपुट की वैल्यू जो है न्यूमेरिक, इसकी सिलेक्टर की वैल्यू जो है, ये सिलेक्टर जो है इसकी वैल्यू अगर 10 से 20 के दरमियान हो ना, तो ये मल्टीप्लाई करके मुझे आउटपुट दे, ए और बी को मल्टीप्लाई करके दे, अगर इसकी वैल्यू 10 से 20 के दरमियान हो। ठीक है, इसी तरह डॉट डॉट जीरो का मतलब है अगर इनपुट की वैल्यू 0 से कम हो तो ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाए। 50 डॉट डॉट का मतलब है 50 से बड़ी हो कोई भी वैल्यू, अगर इनपुट पे अगर 50 से बड़ी कोई वैल्यू आ गई है तो आपके पास ये पर्टिकुलर केस एग्जीक्यूट हो। स्ट्रिंग्स का मतलब एनीथिंग, एनी स्ट्रिंग, मतलब जो भी है हम लोग कोट्स में हमेशा इनक्लोज रहेगा। जैसे अभी हमने स्टॉप करके देखा था, मल लिखा था। ठीक है, फ्लैट एंड स्टैक्ड सीक्वेंस स्ट्रक्चर। फ्लैट एंड स्टैक सीक्वेंस स्ट्रक्चर का क्या काम है, देखिए लैब व्यू में जो है अ, इसमें हम ये जो दो कोड देख रहे हैं, एक में x प्लस वाई हो रहा है, एक में x माइनस वाई हो रहा है। इसमें हम लोग जज नहीं कर सकते कि किसका रिजल्ट पहले आएगा।
क्योंकि LabVIEW में पैरेलल एग्जीक्यूशन होती है, हर रिजल्ट पैरेलल में एग्जीक्यूट होता है। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे मुझे अपना काम सीक्वेंस में करना है, तो वो सीक्वेंस में किस तरह किया जाए। सीक्वेंस में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल फ्लो प्रोग्रामिंग कहलाती है। डेटा फ्लो प्रोग्रामिंग क्या है? डेटा फ्लो प्रोग्रामिंग ये है कि जो आपके डेटा पे डिपेंड कर रही है, डेटा के फ्लो पे। लाइक ये वाला जो कोड है, ये मेरा कोई सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। मतलब देखें, ये जो आउटपुट है, ये किस वक्त मेरे पास आएगा, इसके एक इनपुट पे तो मैंने टू कांस्टेंट डिफाइन कर दिया है, लेकिन दूसरा इनपुट किस वक्त तक नहीं आएगा, जब तक ये दोनों इनपुट नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो इन दोनों का इनपुट होना ज़रूरी है। जैसे ये दोनों इनपुट आए तो ये आउटपुट आया, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ गए। देखने में तो ये लग रहा है लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन ये सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन नहीं हो रही है। ये डेटा फ्लो प्रोग्रामिंग है, जो कि आउटपुट डिपेंड कर रहा है डेटा के फ्लो पे, कि डेटा किस तरह फ्लो हो रहा है। मैं चाहता हूँ प्रोग्राम सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना, तो उसके लिए सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं जो हमारे कोड को सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करते हैं। फ्लैट सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स एंड स्टैक्ड सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हो है क्या चीज़, देखते हैं सर। फ्लैट सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स, मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, इसके अंदर मैं कोई भी कोड डिफाइन कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूँ, एट फ्रेम आफ्टर। ठीक है, मैंने एक कोड यहाँ पे लिखा, दूसरा कोड यहाँ पे लिखा, और इन दोनों को आपस में इंटरफेस कर दिया। तो होगा क्या, पहले लेफ्ट साइड वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद राइट साइड वाला एग्जीक्यूट होगा। तो ये सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन इस तरह परफॉर्म होगी। तो अगर फर्ज करने में मेरे पास बहुत ही लंबा सीक्वेंस कोड है, तो ये तो बहुत ही कम्बरसम हो जाएगा मेरा ब्लॉक डायग्राम, यानी कि मैं इसमें केस केस ऐड करते ही चला जाऊँ तो बहुत लंबी हो जाएगी मेरी सोर्स कोडिंग। तो ये तो बहुत ही कम्बरसम है, अच्छा भी नहीं लगेगा, और बहुत मुश्किल होगी डिबगिंग करना। तो इससे बेहतर ये है कि मैं इसको इसके बजाय, फ्लैट सीक्वेंस के स्ट्रक्चर्स के बजाय हम लोग यूज़ करते हैं स्टैक्ड सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स। स्टैक सीक्वेंस स्ट्रक्चर जो कि स्टैक की फॉर्म में एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्स। ठीक है, मैं इस पर राइट क्लिक करके ऐड फ्रेम बिफोर कर दूं या ऐड फ्रेम आफ्टर कर दूं, एक ही बात है। मतलब ये अब देखें, ये मुझे ये बता रहा है 0.1। मेरे जो स्टैक सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स ऐड हुए हैं वो दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक 0 है और एक 1 है। सबसे पहला जो मेरे पास कोड एग्जीक्यूट होगा, वो कोड एग्जीक्यूट होगा जो 0 फ्रेम के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि जो अभी जो हाईलाइटेड ये जो फ्रेम है 0, इसके अंदर जो लिखा है पहले ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद फ्रेम नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अगर मैं इसमें ऐड कर दूं ऐड फ्रेम आफ्टर, फ्रेम नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह ये सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये है फ्लैट सीक्वेंस के मुकाबले में कि कोड लंबा नहीं हो रहा, फैल नहीं रहा, एक ही जगह है, इन द फॉर्म ऑफ स्टैक बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, अच्छा टेक्स्ट प्रोग्रामिंग हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। मतलब अभी इसको यहीं तक रखते हैं, हमें काफ़ी रात भी हो गई है। कि थैंक यू।